तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो नेटवर्किंग डिवाइस पे है कि हमारे पास कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइस है और उनका यूज क्या है हमारे नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर। कुछ जो हमारे इम्पोर्टेंट जो डिवाइस हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि कौन कौन से डिवाइस हमारे जो हैं जो मोस्टली यूज होते हैं और जो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं कुछ डिवाइसेस के नाम यहाँ पर राइट करता हूँ, फिर एक एक करके उसके बारे में समझेंगे हम लोग और एक एक करके उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन है हमारा राउटर। मैं कलर को चेंज कर देता हूँ यहाँ से। फर्स्ट वन राउटर एंड सेकेंड हम डिवाइस को पढ़ेंगे स्विच एंड थर्ड में हम देखेंगे हब के बारे में। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे एपी यानी एक्सेस पॉइंट। जो फोर्थ नंबर डिवाइस है वो है एक्सेस पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी। राइट, इसके अलावा देखेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर मॉडेम एंड सिक्स नंबर में हम लोग कवर करेंगे एनआईसी कार्ड। एनआईसी इसका जो पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एंड इसके अलावा सेवंथ नंबर हम लोग बात करेंगे फायरवॉल के बारे में। एंड एट नंबर में देखेंगे हम लोग नैस। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। एंड इसके अलावा देखेंगे हम लोग नाइन नंबर रिपीटर। ठीक है, ये जो कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस है ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी आपके डिवाइस है वो हम लोग देख लेंगे उसको, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है वो ये डिवाइस है जो कि हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके गेटवे हैं और भी डिवाइस है, उसके बारे में भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बारे में भी समझ लेंगे कि कैसे काम करता है। तो फर्स्ट और हम बात करेंगे यहाँ पे राउटर से स्टार्ट करेंगे। राउटर क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज राउटर। राउटर क्या है। राउटर क्या है, तो राउटर को सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राउटर हमारा एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। राउटर क्या है, राउटर इज अ राउटर क्या है आपका एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर अगर कोई पूछता है ये क्या है तो ये हमारा एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट यानी दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। या आप इसको लिख सकते कम्युनिकेशन मल्टीपल नेटवर्क। यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ कम्युनिकेशन
तो ऐसे कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क यानी कई सारे नेटवर्क को जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन भी करता है और कनेक्टिंग भी करता है। तो कनेक्टिंग हम लोग लिख लेते हैं कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क। यानी राउटर क्या करता है, मल्टीपल नेटवर्क को जोड़ता है। अब ये जोड़ता कैसे है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो राउ उससे पहले समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा राउटर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ राउटर। टाइप्स ऑफ राउटर। तो बेसिकली अगर बात करें तो राउटर आपके दो टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटर। यानी जो आपके राउटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो राउटर आपके टू टाइप्स के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। जो फर्स्ट वन है मैनेजेबल, एंड जो सेकंड है आपका वो है अनमैनेजेबल। आपके राउटर टू टाइप्स के हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। अब इनमें डिफरेंट क्या है, मैनेजेबल क्या है और अनमैनेजेबल क्या है, इसको समझते हैं। फिर हम इसके और डीप में चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होती है और ये कैसे काम करता है। तो मैं पहले आपको इमेज भी यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे, आप मैनेजेबल और अनमैनेजेबल राउटर को दोनों को इजीली पहचान सकें। राइट? यहाँ पे मैं आपको टू टाइप्स का राउटर दिखा देता हूँ। ये आपका राउटर है, इसको हम लोग बोलते हैं अनमैनेजेबल राउटर। ये आपका अनमैनेजेबल राउटर है। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे ये हमारा अनमैनेजेबल है, जस्ट अभी हम लोग बात करते हैं। और मैनेजेबल राउटर कैसे होते हैं आपके, ये आपके मैनेजेबल राउटर होते हैं। ये आपके मैनेजेबल राउटर है। अब अगर आपको पहचानना हो कि मैनेजेबल राउटर कौन है और अनमैनेजेबल राउटर कौन है, तो सिंपल सा बात है, आपको जब भी पहचाना हो, जब भी कोई क्वेश्चन करे कि आप बताइए इसमें से मैनेजेबल राउटर कौन है या अनमैनेजेबल राउटर कौन है, तो आप राउटर के बैक साइड में देखेंगे। जस्ट मैं एक बड़ा इमेज आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे जो आपके मैनेजेबल राउटर रहेंगे, यहाँ पे आपके मैनेजेबल राउटर के अंदर एक पोर्ट रहेगा जिसका नाम रहेगा कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट यानी एक पोर्ट रहेगा कंसोल पोर्ट, यानी जिस राउटर के अंदर आपके कंसोल पोर्ट दिए रहेंगे, कंसोल पोर्ट रहेंगे, उस राउटर का आप CLI मोड एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल के अंदर। मैनेजेबल मतलब कि जिसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं,
उसमें हम और भी चीजें वर्क कर सकते हैं, राइट। जो आपके मैनेजेबल राउटर होते हैं ना, इसके अंदर iOS होते हैं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है, राइट। तो ये आपके क्या होते हैं, मैनेजेबल राउटर होते हैं, और इसके CLI मोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसमें कंसोल पोर्ट दिए हुए हैं, और उस कंसोल पोर्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसके CLI मोड को एक्सेस करके इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, IP असाइन कर सकते हैं, और भी टास्क इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये एडवांटेज आपको अनमैनेजेबल राउटर के अंदर नहीं मिलता है। ये ऑलरेडी इसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड है पहले से, इसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। बट जो मैनेजेबल राउटर होते हैं कंपनी के अंदर यही यूज होते हैं, अनमैनेजेबल राउटर नहीं यूज होते हैं। अनमैनेजेबल राउटर एक छोटे ऑफिस दफ्तर या एक स्कूल कॉलेज या आपके घर पे जो राउटर लगे होते हैं, वो होते हैं आपके अनमैनेजेबल राउटर। बट कंपनी के अंदर देखेंगे तो सभी आपके मैनेजेबल राउटर रहते हैं, और इसमें सीरीज है, वो आगे हम बात करेंगे जब राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी सीरीज है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, वो सभी हमारे राउटर के ऊपर ही होते हैं। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको राउटिंग प्रोटोकॉल में, वो सभी आपके मैनेजेबल राउटर के ऊपर होंगे, ना कि अनमैनेजेबल राउटर के ऊपर, राइट। तो आपके राउटर के ऊपर कंसोल पोर्ट दिया रहेगा। लेट मी शो यू कंसोल पोर्ट। आप सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करिएगा, और इसमें आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। और मैं से एक राउटर लेता हूँ, क्लिक करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, और फिजिकली मैं इसको यहाँ पे जूम इन करता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये ब्लू कलर में एक शो कर रहा है पोर्ट, ये देखिए यहाँ पे। एंड इसके अलावा यहाँ पे 3 और यहाँ पे पोर्ट हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके अलावा 3 और जो पोर्ट हैं वो क्या काम करते हैं और किस लिए यूज आते हैं। बट ये जो ब्लू कलर में जो पोर्ट है ना, वो कंसोल पोर्ट है, यानी ये जो हमारा राउटर है ये मैनेजेबल राउटर है। इसमें कंसोल पोर्ट दिया हुआ है, इसको हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी इसके CLI मोड को हम एक्सेस कर पाएंगे, और इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और चेंजेस हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजेबल राउटर। अनमैनेजेबल राउटर के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सिंपली आपको इसमें केबल कनेक्ट करने हैं और कनेक्ट करके यूज करना है। इसमें जो पहले से IP मिला हुआ है वही IP आप यूज कर सकते हैं, आप इस IP को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से मैनेज्ड है वो, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बट मैनेजेबल राउटर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप मैनुअली इसमें IP असाइन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपको अगर नेट कॉन्फ़िगर करना है नेट कर सकते हैं, ACL करना है ACL कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा राउटिंग प्रोटोकॉल आप, आपके कई टाइप्स के राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके मैनेजेबल राउटर होते हैं। एंड इसके अलावा इसमें आपको पोर्ट मिल जाते हैं, कई सारे पोर्ट आपको मिल जाते हैं। कौन कौन से पोर्ट है मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ, और पोर्ट में क्या क्या स्पीड होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कितने टाइप के पोर्ट होते हैं और उनके अंदर क्या स्पीड होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके राउटर के बैक साइड में आपको पोर्ट मिल जाता है, कंसोल पोर्ट, राइट। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं AUX पोर्ट। AUX पोर्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, AUX पोर्ट क्या है। ये बेसिकली रिमोट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अदर नेटवर्क में अगर आप कहीं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर आपको रिमोट लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड इसके अलावा आपके इसमें लैन इंटरफेस के अंदर आपको मिल जाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैन इंटरफेस। एंड इसके अलावा आपके इसमें सीरियल पोर्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं WIC पोर्ट, ठीक है। एक एक पोर्ट को यहाँ पे हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके।
तीनों पोर्ट के बारे में, चारों पोर्ट के बारे में एक एक करके समझते हैं। कंसोल पोर्ट, तो ऑलरेडी मैं आपको दिखाया था कंसोल पोर्ट, और आपको मैं इमेज भी क्लियर किया था कंसोल पोर्ट कैसे होते हैं। मैं फिर से शो कर देता हूँ आपको। ये हैं आपके कंसोल केबल, ये आपके कंसोल केबल होते हैं, और आपके राउटर के ऊपर जस्ट एक पोर्ट रहेगा जिसका नाम रहेगा कंसोल। तो ये काम क्या करता है, इसको आप राउटर टू पीसी, यानी राउटर से पीसी में कनेक्ट करके आप राउटर के सीएलआई मोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको क्या चाहिए, आपके पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर चाहिए, पुट्टी। पुट्टी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो केबल है इसका RJ45 केबल क्या करना है, आपके जो आपका ये राउटर है उसके कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करना है, एंड जो यूएसबी पोर्ट है उसको आपके पीसी के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट करके आप उसके सीएलआई मोड को एक्सेस कर पाएंगे और उसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। ये होते हैं आपके कंसोल पोर्ट, जो कि राउटर के सीएलआई मोड को एक्सेस करने के हमें परमिशन देते हैं, राइट। एंड उसके बाद होता है आपके AUX पोर्ट। तो AUX पोर्ट हम लोग बेसिकली रिमोट के लिए यूज करते हैं, सीएलआई पोर्ट एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। बट ये क्या है, कंसोल पोर्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिकली कंसोल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिजिकल एक्सेस या फिजिकल सीएलआई मोड एक्सेस। अगर आपको फिजिकली सीएलआई मोड एक्सेस करना है, तो सॉरी एडिट नहीं हुआ, ओके अगेन, फिजिकल सीएलआई मोड एक्सेस। अगर आपको फिजिकली एक्सेस लेना है, यानी आपके पास हार्डवेयर वो डिवाइस है, फिजिकली क्या करेंगे आप, राउटर के कंसोल पोर्ट में कंसोल केबल को कनेक्ट करके और अपने पीसी में आप कनेक्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास ऐसे पीसी है, तो इस पीसी में क्या करेंगे आप, सिंपली ये जो केबल है कंसोल केबल, इसको आपको इस पोर्ट पे अटैच करना है, एंड अटैच करने के बाद जस्ट एक केबल को आप लाएंगे और अपने पीसी में कनेक्ट कर देंगे, और आपके पीसी के अंदर पुट्टी सॉफ्टवेयर एक आता है, पुट्टी, ये पुट्टी सॉफ्टवेयर होगा, और इस पे आपको ओपन करना होता है पुट्टी सॉफ्टवेयर को, और ओपन करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे कनेक्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी फिजिकल राउटर है, उसको मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उसको यूज करना है। कुछ चीजें हम लोग डायरेक्ट फिजिकल में भी देखेंगे, और कुछ चीजें हम लोग वर्चुअल भी देखेंगे, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेम लाइक AUX पोर्ट भी आपका वही काम करता है, रिमोट एक्सेस के लिए इसको यूज करते हैं, सीएलआई मोड के लिए। बट इसमें क्या होता है, हमें इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबली रिमोट ले सकते हैं। मीन्स कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं नेटवर्क इंजीनियर, और आपका राउटर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये राउटर का मैं सिंबल यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, ये राउटर है आपका, इस पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, राउटर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका राउटर है, और इस पे आपके कोड दिए हुए हैं AUX पोर्ट, ये पोर्ट है आपका AUX पोर्ट। तो सिंपली क्या करना होता है आपको, आपके पास एक मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, और मॉडेम आपका क्या होता है, ग्लोबली कनेक्ट होता है इंटरनेट से, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसके कनेक्शन बने होते हैं, यानी आपका जो AUX पोर्ट है डायरेक्ट मॉडेम से कनेक्ट रहेगा, और जो आपके मॉडेम डिवाइस होंगे वो इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, और इंटरनेट से जब वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो गया तो हम इसको वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो यूजर एक्सेस वाला जो करेगा, एक्सेस करेगा उसको, वो भी क्या करेगा, एक मॉडेम से जुड़ा रहेगा, और मॉडेम से आप उसके पीसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, और इजीली वो क्या कर पाएगा, इसके सीएलआई मोड को वो एक्सेस कर पाएगा। कुछ इस तरीके से आपके कनेक्शन बनते हैं AUX पोर्ट से, अगर आपको रिमोट एक्सेस लेना होता है तो।
तो ये भी आपके रिमोट एक्सेस के लिए यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे लॉगिन मेथड के बारे में, कैसे हमें लॉगिन करना होता है, कैसे एक्सेस लेना होता है, तो आगे हम देखेंगे उस चीज को। बट यहाँ पे मैं कोड को क्लियर कर रहा हूँ। देखिए आगे हम लोग लॉगिन मेथड के बारे में बात करेंगे, कैसे हम राउटर को लॉगिन करते हैं, कैसे एक्सेस लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, हमारे फिजिकल टर्मिनल क्या होते हैं, वर्चुअल टर्मिनल क्या होते हैं, आगे हम लोग क्लियर करेंगे। जब हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल पे जाएंगे तो सभी चीज हमें तो पढ़ना ही पड़ेंगे। उसके बाद से लैन इंटरफेस आते हैं आपके। तो लैन इंटरफेस क्या होते हैं आपके, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लैन इंटरफेस के अंदर कई सारे आपके इंटरफेस आते हैं, लाइक आपको मिल जाते हैं FA0/0, FA0/0 पोर्ट मिल जाते हैं, FA0/1 पोर्ट मिल जाते हैं आपको। एंड इसके अलावा आपके गीगाबिट्स पोर्ट मिल जाते हैं, गीगा 0/0/0 मिल जाते हैं आपको। ये आपके लैन के अंदर इंटरफेस मिल जाते हैं। FA0/0, FA0/0 को क्या बोलते हैं हम लोग, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट पोर्ट। क्या बोलते हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट, जो कि क्या इसका नंबर होता है पोर्ट का, जिसे बोलते हैं 0/0। ये पोर्ट का नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 मिलते हैं, फिर 0/1 हो जाते हैं यहाँ पे। और भी आपके पोर्ट है, इसमें 2-3 पोर्ट होते हैं, क्या हो जाएगा 0/1। एंड इसके अलावा आपके गीगाबिट्स पोर्ट मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गीगाबिट्स, गीगाबिट्स पोर्ट, राइट। इसमें भी आपको क्या होते हैं, 0/0/0 मिल जाते हैं अगर 0 पोर्ट है तो। एंड इसके अलावा अगर इसमें और पोर्ट है तो 0/0/1 मिल जाते हैं आपके। ऐसे आपके ये नंबर ऑफ पोर्ट एक्स्ट्रा होते रहते हैं जो आप ऐड करते हैं इसके अंदर। तो ये पोर्ट क्या है, इस पोर्ट में आपको फास्ट इंटरनेट के अंदर और गीगाबिट्स के अंदर आपको स्पीड भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो FA0/0 पोर्ट है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा कम स्पीड देखने को मिलता है। इसमें आपको 10 Mbps, 10 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, जो आपके FA0/0 पोर्ट है। एंड इसके अलावा जो आपके FA0/1 पोर्ट है, इसके अंदर आपको 100 Mbps का स्पीड देखने को मिलता है। इसके अंदर कितने मिलते हैं, 100 Mbps के स्पीड मिलते हैं। एंड सबसे फास्ट कोई है तो वो है आपका गीगाबिट्स पोर्ट, इसमें क्या मिलता है आपको 1000 Mbps, 1000 Mbps का स्पीड आपको गीगाबिट्स पोर्ट के अंदर मिलता है। तो एक्चुअली हम लोग कल बात कर रहे थे, एक बार मैं आपको शो करता हूँ, हम लोग कल क्या पढ़े थे, नेटवर्किंग मीडिया के बारे में। जो हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, एक बार मैं अगेन शो कर दूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हमने स्टडी क्या क्या कवर किया था। तो हमने यहाँ पे कवर किया था कि इसमें CAT5, CAT6, CAT7 केबल होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप अच्छी क्वालिटी का जो केबल परचेज कर रहे हैं, जो अच्छे क्वालिटी के केबल हैं, अगर आप उसे किसी ऐसे पोर्ट पे कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी स्पीड पहले से कम है, यानी सपोज आपने CAT7 केबल ले लिया और आपने क्या किया, FA0/0 पोर्ट पे लगा दिया, तो आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी उतनी अच्छी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको कनेक्ट करने हैं पोर्ट पे, यानी जिस जिस हिसाब से आपके वायर हैं, उसी अकॉर्डिंग, उसी के स्पीड के अकॉर्डिंग आपको उस पोर्ट पे कनेक्ट करने हैं। अगर आपके पोर्ट पे स्पीड कम है, FA0/0 पे आपने कनेक्ट कर दिया CAT7 केबल, अब आप बोलेंगे इसमें हमें 1000 Mbps का स्पीड मिलेगा, नहीं मिलेगा। केबल तो आपकी अच्छी है, कनेक्शन आपके सही रहेंगे, बट आपको 1000 Mbps स्पीड नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको गीगाबिट्स पोर्ट के ऊपर ही कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, फ्रंट साइड आपको स्लो, अच्छा स्मॉल दिख रहा है आपको। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से वो करता हूँ, ठीक है, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। और नहीं चंदन, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको जूम जूम इन करूंगा तो ये टेक्स्ट ब्लर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं टेक्स्ट साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ।
इट इज क्लियर। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपके इंटरफेस है जिसपे अच्छी स्पीड है उस पर आपको अच्छे केबल कनेक्ट करने हैं। एंड उसके बाद आते हैं WIC जिसको बोलते हैं वाइड इंटर कार्ड, यानी वाइड इंटर पोर्ट आपके होते हैं, वाइड इंटर कार्ड पोर्ट होते हैं जिसपे हम लोग क्या क्या पोर्ट होते हैं, इस पे आपको होते हैं सीरियल पोर्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट में आपको मिल जाते हैं ऐसे, इसको होते हैं SC 0/0/0 हो जाते हैं आपके, एंड SC 0/0/1 हो जाते हैं। ऐसे आपको सीरियल पोर्ट मिलते हैं। ठीक है। सीरियल पोर्ट किस लिए यूज करते हैं, हम जब दो राउटर को जोड़ना होता है, हमें वाइड नेटवर्क बनाने होते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाना होता है, तो हम सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। एंड इसके अलावा इसमें क्या क्या पोर्ट मिलते हैं आपको, ISDN पोर्ट मिल जाते हैं आपके, ISDN BRI बोलते हैं इसको, ISDN BRI पोर्ट। अब इसका बहुत कम यूज होता है, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है। ज्यादातर जो पोर्ट का यूज होगा आपका सीरियल पोर्ट और गीगाबिट्स पोर्ट का होता है। ठीक है। एंड इसके अलावा आपके ISDN ERI आपके पोर्ट होते हैं। एंड इसके अलावा आपके E1 T1 पोर्ट होते हैं, E1/T1। ये आपके WIC के अंदर पोर्ट होते हैं। बट ज्यादातर जो पोर्ट यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं, सीरियल पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट और गीगाबिट्स पोर्ट। ये तीन पोर्ट अमूमन यूज किए जाते हैं कनेक्शन करने के लिए। एंड जब हम CLI बोर्ड यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने राउटर का, तो उस समय हम कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं। इट इज क्लियर। ओके। अब हम बात करते हैं राउटर के इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। अब डेफिनेटली जब इसके अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसके अंदर हमारे रैम भी होंगे, CPU भी होंगे, हर एक चीज होंगे जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो एक हमारे जो राउटर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती है एक राउटर के अंदर, उसको हम वन बाय वन करके समझते हैं और वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे काम करता है। तो एक मैं यहाँ पे राउटर का शेप लेता हूँ। ये सपोज आपके राउटर है, जब आप राउटर को ओपन करेंगे तो हम इसको ओपनली समझ लेते हैं कि आपका राउटर है। ठीक है, आपका राउटर, राउटर को ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चीजें देखने को उसके अंदर मिलेंगी। मैं टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि जो लोग फोन में देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, तो मैं टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर होगा। जब आप राउटर को ओपन करेंगे तो इसके हार्डवेयर पार्ट को देखेंगे तो इसके अंदर कई सारे पार्ट आपको मिल जाएंगी। क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, वन बाय वन करके यहाँ पे देखिए। ठीक है, चलिए। इसके अंदर आपके रैम भी मिल जाते हैं। जब आप राउटर को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको रैम भी मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर आपको एनवी रैम, हम आगे बात करेंगे ये रैम और एनवी रैम में क्या अंतर है, क्या चीजें होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एनवी रैम भी मिल जाते हैं इसके अंदर, एनवी रैम। एंड इसके अलावा आपके इसके अंदर फ्लैश मेमोरी भी आपको मिल जाती है। फ्लैश फ्लैश मेमोरी एक होती है। अभी मैं आपको लाइव भी आपको दिखा दूंगा, सभी चीजें प्रैक्टिकली वे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें आपको रोम भी मिल जाता है।
राइट। और इसमें जो अभी हम लोग पोर्ट के बारे में देखा, वो पोर्ट भी मिल जाते हैं। कौन कौन से पोर्ट मिलते हैं इसके अंदर? दो पोर्ट आपको मिलते हैं, कंसोल पोर्ट मिलते हैं और AUX पोर्ट जो आपके होते हैं वो भी आपके मिल जाते हैं। फर्स्ट क्या आपका कंसोल पोर्ट, और सेकंड है आपका AUX पोर्ट, राइट। एंड इसके अलावा जो आपके इंटरफेस होते हैं राउटर के अंदर, ये सब इंटरफेस होते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या क्या मिल जाते हैं आपको? लैन के अंदर अगर बात करें हम, लैन के अंदर आपको मिल जाते हैं FA0/0/0 एंड आपके गीगा बिट्स भी आपको पोर्ट मिल जाते हैं। यानी FA0/0 मिलते हैं, 0/1 मिलते हैं गीगा बिट्स। एंड इसके अलावा भी आपके क्या सीरियल पोर्ट, यानी WI के पोर्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं रैम। रैम क्या काम करता है इसके अंदर? तो जैसे कि हार्डवेयर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, जितने भी रनिंग फाइल होती हैं सब कहाँ होती हैं? आपके रैम के अंदर होती है। जब सिस्टम आप ऑन करते हैं, जो अभी मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपका, यानी जो आप क्लास अपने सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, जो मैं क्लास दे रहा हूँ आपका, ये जो भी मैं एप्लीकेशन ओपन किया हूँ वो सभी कहाँ रन हो रहे हैं? रैम के अंदर रन हो रहे हैं। तो जो भी आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो भी रनिंग प्रोसेस में जो भी फाइलें हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो सभी कहाँ रन हो रही है? रैम के अंदर। इसके अंदर क्या होती है? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िग यानी जो भी आपके करंटली जो भी चीजें आपके रनिंग में रहेंगी वो कहाँ रहेंगी? रैम के अंदर रहती है। एंड इसके अलावा क्या है? एनवी रैम, एनवी रैम। एनवी रैम क्या करें? इसके अंदर जो भी स्टार्टअप कॉन्फ़िग होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग मीन्स जो आपके हार्ड डिस्क होते हैं, जैसे आपके सिस्टम के अंदर अगर बात करें हम, जो हार्ड डिस्क होते हैं, जो आपके मेन स्टोरेज के लिए काम करते हैं, वो आपके हार्ड डिस्क लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड इसके अलावा क्या आपके फ्लैश मेमोरी है। तो फ्लैश के अंदर क्या होते हैं? उससे मैं इसके साइज को और इंक्रीज कर देता हूँ। फ्लैश, तो ये जस्ट आपके इसके अंदर जो चीजें होती है, जो फंक्शन होती है फ्लैश के अंदर, वो आपके iOS फाइल के लिए होती है। iOS यानी जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका होता है उसका जो फॉर्मेट होता है .bin, यानी जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कहाँ रहेंगे? फ्लैश मेमोरी के अंदर होते हैं। और जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट रहते हैं वो .bin के नाम से रहते हैं। जो इसके फाइल सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम है इसका, वो .bin के नेम से रहता है। क्लियर? एंड लास्ट में आते हैं आपके रोम। तो रोम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ये बूट स्टेप प्रोग्राम कहते हैं इसको हम लोग। इसके अंदर बूटिंग स्टेप प्रोग्राम होती है, बूट
इसको हम लोग बूट स्टार्टअप बोलते हैं ना, जो आपके बूटिंग प्रोसेस में काम करते हैं। तो बूट स्टार्टअप जितने प्रोग्राम होते हैं सभी कहाँ होते हैं, आपके रोम के अंदर होते हैं। बूट स्टार्टअप प्रोग्राम, ये जो भी बूट स्टार्टअप प्रोग्राम रहेंगे सभी आपके रोम के अंदर होंगे। एंड इसके अलावा आपके रोम के अंदर मॉनिटर मोड भी होते हैं। ये जो आपके रोम होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, मॉनिटर मोड भी रहेंगे। ठीक है, तो आपके जो रोम है ना, तो वो कई तरीके से फंक्शन पे काम करते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर आपके आर एक्स बूट भी मोड में रहते हैं। आर एक्स बूट मोड, आर एक्स बूट मोड आगे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आगे फंक्शन करेंगे, जब हम iOS बैकअप एंड iOS इंस्टॉलेशन जब हम करेंगे राउटर के अंदर, तो ये सभी मोड आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन होते हैं आपके एक राउटर के अंदर। एंड ये कंसोल पोर्ट है जिससे क्या करते हैं हम लोग फिजिकली एक्सेस लेते हैं, फिजिकली एक्सेस कर पाते हैं अपने राउटर को। एंड जब हम किसी अदर लोकेशन से हम एक्सेस लेने जाते हैं किसी अदर नेटवर्क से, तो वहाँ पे एवक्स पोर्ट का यूज करते हैं, जो कि कनेक्शन हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं। एक हमारे राउटर रहेंगे, फिर हमारे मॉडेम कनेक्ट रहेंगे, और मॉडेम आपके इंटरनेट से जुड़े रहेंगे। एंड इसके अलावा आपके इसमें इंटरफेसेस लैन मिल जाते हैं, डब्ल्यूआईसी पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको पोर्ट का नाम यहाँ पे दिखा दिया। तो एक राउटर के अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं जो आपके मैनेजेबल राउटर होते हैं। अनमैनेजेबल राउटर के अंदर भी ये फंक्शंस होते हैं, बट आपको सीएलआई मोड एक्सेस करने का परमिशन नहीं मिलता है। आप उसके सीएलआई मोड एक्सेस करके ये सभी चीजें नहीं देख पाएंगे, सभी चीजें कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को नहीं चेक कर पाएंगे, आप इसके स्टार्टअप कॉन्फ़िग को नहीं देख पाएंगे, इसके आईएसओ फाइल को नहीं चेंज कर पाएंगे, दूसरा इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, या बैकअप नहीं ले पाएंगे, राइट। इसके अलावा कोई भी इसके चेंजेस आप नहीं कर पाते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। देखिए ये मैं यहाँ पे आपको फिजिकली यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक राउटर ले लेता हूँ, ये राउटर है हमारा, और इस राउटर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट रहेगा। देखिए बूटिंग प्रोसेस में है, बूट हो रहा है, इसके अंदर का ओएस जो है वो बूट हो रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, जो हैशटैग का सिंबल है ओएस बूट हो रहा है, बूट हो गया। अब फिजिकल चलते हैं, यहाँ पे जूम इन करते हैं। देखिए यहाँ पे कंसोल पोर्ट है। एक्सेस करने के लिए क्या करना है, आपको पीसी यानी लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई एक लेना है, और केबल्स में से आपको यहाँ पे कंसोल केबल लेना है, और राउटर के कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट कर देना है, और अपने पीसी के RS-232 यानी यूएसबी पोर्ट जो होते हैं ना उस पे कनेक्ट कर देना है। अब राउटर हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, पीसी पे क्लिक करेंगे, बट जब रियल टाइम में करेंगे तो क्या करना होगा, आपको पुट्टी सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, आप यहाँ सर्च करना पुट्टी, पुट्टी को आप डाउनलोड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। देखो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इंस्टॉलेड है पुट्टी सॉफ्टवेयर। जैसे हम इसमें केबल कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम उसको बताएंगे सीरियल पोर्ट, और सीरियल पोर्ट में अपने डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करेंगे जो पोर्ट है वो किस पे कनेक्ट है, कॉमन 1 पे कनेक्ट है, कॉमन 2 या कॉमन 3 पे, जिस पे कनेक्ट रहेंगे वो पोर्ट हम यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर 3 पे कनेक्ट है तो यहाँ पे कॉम 3 लिखेंगे, और जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, वो कनेक्ट होके यहाँ पे उसके सीएलआई मोड एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे जो अभी देख रहे हो डॉट ऐसे, यहाँ पे उसके पूरे सीएलआई मोड एक्सेस हो जाएंगे। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर करेंगे आप, तो आपको टर्मिनल पे क्लिक करना है, ओके करना है, और ऐसे इसके सीएलआई मोड एक्सेस हो जाएंगे। देखिए इनेबल करेंगे आप, यहाँ से इनेबल हो जाएगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। बट अभी मैं आपको इसके डायरेक्ट सीएलआई मोड एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एग्जिट करते हैं, आप ऐसे जैसे शो फ्लैश करेंगे, फ्लैश कर जाएंगे, यानी फ्लैश मेमोरी के अंदर क्या चीजें होती हैं, देखिए यहाँ पे
फ्लैश के अंदर इसका आईओएस होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डॉट विन के नाम से, राइट। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ऐसे, सो फ्लैश करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे फ्लैश मेमोरी ओपन हो गई। और यहाँ पे देखेंगे जो है ना C184 एंड लास्ट में जो डॉट बिन है, ये इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आईओएस की फाइल, ठीक है, ये इसकी आईओएस की फाइल है। तो ऐसे फ्लैश मेमोरी के अंदर हमारे और भी चीजें होती हैं, हमारे और भी जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहाँ पे यहाँ पे सेव होते हैं, तो आगे हम बात करेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो जस्ट मैं अभी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दिया क्या क्या चीजें होती है। इट इज क्लियर? क्लियर होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए हमें, या अगर कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। क्विकली आप लोग प्लीज एस या नो में रिप्लाई दीजिए, अगर क्लियर है तो एस कर दीजिए आप लोग, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। क्लियर है सभी लोग को? गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं राउटर का यूज क्यों करते हैं हम। तो राउटर का यूज करते हैं हम अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, यानी राउटर के जो इंटरफेस देखते हैं ना, जैसे सपोज ये राउटर है, यहाँ पे देखेंगे आप इस राउटर पे अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 3 इंटरफेस है, इंटरफेस नंबर 1, 2 एंड नो, ओनली 2 इंटरफेस इसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल पोर्ट नहीं है और भी पोर्ट हमारे नहीं है। अगर लैन इंटरफेस की बात करें, यहाँ पे 2 इंटरफेस है, तो जो दोनों इंटरफेस का नाम है मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एक का नाम है FA0/0, यानी फास्ट थ्रेड 0/0 है, और जो दूसरा इंटरफेस है वो है हमारा FA0/1। तो राउटर का रूल ये कहता है कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क होने चाहिए, यानी राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होगा, अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए। अगर आपके राउटर के एक ही राउटर के ऊपर 4 इंटरफेस हैं, तो चारों इंटरफेस पे आपके अलग अलग नेटवर्क यानी अलग अलग आईपी होने चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होते हैं, जब हम आईपी एड्रेस के जब बारे में बात करेंगे, आईपी एड्रेस जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि नेटवर्क आईडी क्या होते हैं, और भी जो हमारे आईपी है, आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे जब हम आईपी एड्रेस की क्लास करेंगे। तो अभी बस आप इतना याद ध्यान रखिएगा कि राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग अलग नेटवर्क होता है, और राउटर क्या करते हैं, अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी अगर आपके पास कई सारे नेटवर्क हैं, आपको आपस में जोड़ना है, तो आपको वहाँ पे राउटर का यूज करना पड़ेगा, राउटर डिवाइस को आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जहां भी आप देखते हैं कि राउटर लगा हुआ है, उसका मेन काम यही है, दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। यानी वो क्या कर रहा है वहाँ पे, दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ रहा है, दो से अधिक भी नेटवर्क हो सकते हैं वहाँ पे अगर पोर्ट ज्यादा है तो, यानी अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है आपका राउटर। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं राउटर को। और ये दो टाइप के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। क्लियर है सभी लोग को भी राउटर? प्लीज सभी लोग आप लोग मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में अगर क्लियर है तो। सचिन, इंद्रजीत, अभिजीत, प्लीज सब लोग आप लोग मेंशन कर दीजिए, क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अगर क्लियर है तो प्लीज सभी लोग क्लियर लिख दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी पूछने में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो एक बार आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ऑप्शन खुद ही दूंगा, मैं हैंड रेस को इनेबल करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप वहां पे क्लियर कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा स्विच।
स्विच। तो स्विच क्या काम करता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये है आपके स्विच डिवाइस। स्विच भी आपके दो तरीके के आते हैं, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल। ठीक है, स्विच भी आपके दो तरीके के आएंगे, मैनेजेबल स्विच आएंगे और अनमैनेजेबल स्विच आएंगे। जिस स्विच के अंदर आपको, मैं दो स्विच यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे, मैनेजेबल और अनमैनेजेबल दोनों स्विच मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेड करता हूँ, ये आपके मैनेजेबल स्विच है। ये आपके क्या है, मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच। और ये है आपके अनमैनेजेबल स्विच। अब यहाँ पे ये बात आती है, इसको कैसे हम समझे कि हमारा मैनेजेबल स्विच क्या है, कौन सा है, और अनमैनेजेबल स्विच कौन सा है। सिंपल सा, जिस स्विच के अंदर आपको कंसोल पोर्ट मिलेंगे, कंसोल पोर्ट, जो स्विच के अंदर आपको कंट्रोल पोर्ट मिलेगा, कंसोल पोर्ट मिलेगा, वो आपका मैनेजेबल स्विच है। और जिस स्विच के अंदर आपको कंसोल पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, वो आपका अनमैनेजेबल स्विच है, यानी उसके सीएलआई मोड को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिंपली जैसे हम राउटर को एक्सेस ले रहे थे, स्विच को भी एक्सेस वैसे ही लेंगे, कंसोल पोर्ट से केबल कनेक्ट करेंगे, अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारे पुट्टी सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हम इसके सीएलआई मोड को एक्सेस कर पाएंगे। अब स्विच क्या है भाई, व्हाट इज स्विच, इसके बारे में जान लेते हैं। स्विच क्या है, व्हाट इज स्विच। स्विच क्या है, तो स्विच हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। यानी स्विच क्या है, आपका नेटवर्किंग डिवाइस है, और राउटर क्या है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अब स्विच नेटवर्किंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्विच के पास अपना कोई एड्रेस नहीं होता है। यानी जो आपके स्विच डिवाइस हैं, यहाँ पे मिलता हूँ नो एड्रेस, नो एड्रेस, यानी इसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है। इसको जो राउटर से आईपी मिलता है, उसी आईपी को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी पे ये वर्क करता है, राइट। यानी अगर आपको कनेक्ट करना होगा स्विच को, तो आप राउटर से क्या करेंगे, स्विच को कनेक्ट करेंगे और उसमें पीसी यूज करेंगे, और वही राउटर आपके आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना कि स्विच के पास कोई अपना एड्रेस होता है। यानी इसके पास कोई अपना आईपी एड्रेस नहीं होता है, जो राउटर से मिलता है उसी पे ये वर्क करता रहता है। स्विच को बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टेबल बनता है जिसको हम बोलते हैं एआरपी टेबल। और ये क्या होता है, ये आपके ओएसआई मॉडल के, ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। इस पे वर्क करता है ये आपके ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर। यानी जो आपके स्विच डिवाइस हैं, वो आपके ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक एआरपी टेबल होता है, एआरपी और आरएआरपी दो टेबल होते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर दो सब लेयर आते हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर। फर्स्ट आता है आपका एलएलसी, और दूसरा आता है आपका मैक। ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसीलिए तो ज्यादातर इसका यूज किया जाता है कंपनियों के अंदर भी, और हर जगह डिमांडेबल है, और बहुत सारे इस पे आपके इंटरव्यू के भी क्वेश्चन किए जाते हैं स्विच के ऊपर। स्विच क्या है ना, स्विच पे जितने पीसी कनेक्ट रहेंगे,
यानी ये 24 पोर्ट का अगर ये स्विच है, ये 24 पोर्ट का अगर हम मान के चलें, ये 24 पोर्ट का स्विच है, ठीक है। बट ये कितने पोर्ट का है? 16 पोर्ट का है, ओके। 16 पोर्ट ले लेते हैं, 16 पोर्ट का स्विच है, यानी यहाँ पे 16 कंप्यूटर कनेक्ट है, यानी 16 कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ये 16 कंप्यूटर क्या करेगा, ये सभी का डिटेल्स, कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट पे कनेक्ट है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो क्या करेगा अपने एआरपी टेबल, यानी जो इसके पास एक टेबल बना है जिसको हम लोग बोलते हैं एआरपी टेबल, एआरपी टेबल, इसके अंदर वो मेंशन करेगा, जैसे कि पोर्ट नंबर 1 यानी FA0/1, 1 के ऊपर कौन सा पीसी कनेक्ट है, तो उसका मैक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, मैक एड्रेस, यानी उसका मैक एड्रेस वहां पे आके लिख लेगा। फिर जो दूसरा पीसी रहेगा उसका भी क्या करेगा, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस अपने पास लिख लेगा, वहां पे अपने एआरपी टेबल के अंदर क्या करेगा, वो ऐड कर लेगा। ऐसे करके लिस्ट बना लेगा 16 पीसी का। अब क्या, इसीलिए तो बोलते हैं ये क्या करता है आपका, ये जो आपका स्विच है ये सिंगल ब्रॉड कम्युनिकेशन करता है, जैसे कि हम लोग कल बात किया था ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्विच डिवाइस है ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है, यानी ये क्या करेगा, डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये 1 to 1 कम्युनिकेशन करता है। जो आपका स्विच डिवाइस है वो 1 to 1 कम्युनिकेशन करेगा। मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली इसके अंदर टेबल बनता है कैसे। तो सिंपल सिस्को पैकेट ट्रेसर हम चलते हैं। मैं इसीलिए आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि प्लीज आप लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम स्लोली स्लोली करके एक एक डिवाइस को यूज करेंगे तो आपको इसको चलाना भी आ जाएगा, और जब इसमें हम और जब बड़े नेटवर्क को डिजाइन करेंगे तो इजीली आपको समझ में भी आएगा। तो आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑलरेडी मैं लिंक सेंड कर चुका हूँ, तो प्लीज आप डाउनलोड कर लीजिए, या सेटअप फाइल आप वहाँ पे है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी आप हमें बताइए एक बार चैट बॉक्स में, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको गाइड करूंगा आगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्विच डिवाइस को लेता हूँ, 24 पोर्ट का मैं यहाँ पे एक स्विच लेता हूँ और इस पे मैं कुछ पीसी को कनेक्ट कर देता हूँ। 4 पीसी में लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है हम क्या कर रहे हैं, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर टेबल कैसे बनता है और टेबल को कैसे क्रिएट करता है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कैसे कनेक्शन बना रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कनेक्शन कैसे बनाएंगे, एक दिन पूरा हमारा क्लास रहेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले मैं आईपी दे देता हूँ, जस्ट वेट। कि जस्ट मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सिस्को पैकेट ऐसा यूज करना नहीं आता है फिर भी मैं बोलूंगा आप ट्राई करिए, नहीं यूज कर पा रहे हैं ट्राई तो करेंगे, ये तो मालूम चलेगा कि कौन सी डिवाइसेस कहाँ पे हैं, उसका नाम क्या है, ये तो क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। ये हमारे पास 4 पीसी है। अभी ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, मैं दिखा भी दूं आपको पिन करके। 168.1.1, 1.1 भी पिंग कर रहा है आपका, 1.2 को पिंग करिए, ठीक है। सभी पीसी पिंग कर रहे हैं आपके, 3 को पिंग करते हैं, 3 भी आपके पिंग हो रहे हैं, एंड 4 को भी पिंग करते हैं, 4 भी पिंग हो रहे हैं। यानी सभी क्या है, एक स्विच डिवाइस से जुड़े हैं और सभी सेम नेटवर्क में है, तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे। अब क्या करना है, आपके स्विच के ऊपर जाइए, स्विच के सीएलआई मोड को एक्सेस करिए। आगे मैं इसको भी गार्ड करूंगा कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, बट अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो मैक एड्रेस टेबल आपको यहाँ लिखना है, देखिए यहाँ पे बता देगा आपको FA0/1 पोर्ट नंबर 1, इस पे एक पीसी कनेक्ट है
और उसका आईपी है 00D09785480 तो चलिए दिखाता हूँ। पीसी नंबर 1 यानी FA0/1 पे ये कनेक्ट है। इसके हम चलते हैं फिजिकल पे, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, और इंटरनेट में चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसका मैक एड्रेस क्या है, 00D09785480 यानी सेम वही मैक एड्रेस है। यानी क्या किया, जैसे ये पोर्ट पे कनेक्ट हुआ FA0/1 पे, इसने क्या किया, इसके मैक एड्रेस को अपने ARP टेबल के अंदर इसने ऐड कर लिया। अब जब ये कम्युनिकेशन करना चाहेगा ना, तो वन टू वन कम्युनिकेशन करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से पैकेट भेज रहा हूँ दूसरे पीसी के पास, डेटा भेज रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पे सिमुलेशन मोड में। देखिए, तो जैसे मैंने क्या किया, पीसी नंबर 0 से लास्ट पीसी नंबर 3 पे मैंने भेजा, तो ये डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, केवल ये डेटा यहाँ से जाएगा और इसी को रिसीव होगा, बाकी सभी को नहीं जाएगा। देखिए यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड हुआ हमारा, स्विच के पास गया, और स्विच से कहाँ गया, हमारे डायरेक्ट पीसी नंबर 3 के पास। फिर ये इसको रिटर्न, इसको रिप्लाई दे देगा, ओके हमारा डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया। देखिए यहाँ पे साइन का चिन्ह आ जाएगा, डेटा हमारा सेंड हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यानी क्या करता है, ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसने क्या किया है, अपने सिस्टम के अंदर एक टेबल बनाया है, ARP टेबल, जिसके अंदर पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस दोनों को असाइन कर लिया है, और उसी में सभी डेटा को मेंशन कर रखा है, जिससे अगर हम एक पीसी से दूसरे पीसी को भेजते हैं तो टेबल के अंदर कंफर्म करता है कि ये वही पीसी है या नहीं। अगर वो कंफर्म है तो उसको वो सेंड कर देता है। इसीलिए बोलते हैं स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। ठीक है, इट इज क्लियर। क्लियर है स्विच अभी आपको? क्लियर तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर है, या अगर कोई क्वेश्चन है स्विच से लेके तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और जानेंगे जब हम स्विचिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे कि लेयर 3 स्विच क्या है, लेयर 2 स्विच क्या है, राइट, यानी कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर स्विच के बारे में बात करेंगे। वो स्विचिंग प्रोटोकॉल का कंसेप्ट है, वहां पे क्लियर करेंगे। अभी ये बस कंसेप्ट है, ये डिवाइस की कंसेप्ट है कि डिवाइस काम कैसे करता है और किस लिए इसका यूज करते हैं और इसकी एडवांटेज क्या है। राइट, प्लीज सभी लोग मैसेज कर दीजिए। चंदन क्या कह रहे हो आप, सिस्को में कनेक्शन 1 बार कीजिए प्लीज, मतलब मैं समझा नहीं चंदन, क्या कह रहे हो आप? चंद्र बताइए प्लीज, क्या बोल रहे हो आप? अब हम बात करते हैं जो आपके थर्ड नंबर डिवाइस है उसके बारे में, जो कि है आपका हब। हब डिवाइस, हब क्या है, हब भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ फर्स्ट, व्हाट इज हब। अच्छा ठीक है चंद्रा, मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूंगा, ठीक है, पीसी कनेक्ट करके, और सभी टेबल में फिर से दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ, लास्ट में जब मैं हैंडल्स रिजेंबल करूंगा तो प्लीज एक बार आप हमें रिमाइंड कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। ठीक है, व्हाट इज हब। हब क्या है, तो हब भी जो है आपका वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस। हब आपका क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। इसके पास भी अपना कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है,
मैं हब का इमेज आपको शो करता हूँ। ये आपके हब डिवाइस है, ये आपका हब डिवाइस है। अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपके स्विच के कंपेयर में इसमें बहुत कम पोर्ट देखने को मिलते हैं, और ये नॉट सिक्योर डिवाइस होता है, इसको हम बोलते हैं नॉट सिक्योर। नॉट सिक्योर डिवाइस, नॉट सिक्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। यानी ये जो है डिवाइस वो फिजिकली कनेक्शन को केवल देखता है, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का टेबल नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का इसमें सिक्योरिटी बाउंडेशन नहीं होती है। जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे कितने पोर्ट है, 4 पोर्ट है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 पीसी को कनेक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे कंप्यूटर का इमेज ले लेता हूँ, जस्ट वेट। मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 पीसी यहाँ पे मैंने एक एक करके ले लिया। ये हमारे पास 4 पीसी आ गए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और साइड करते हैं इसको। हमारे पास 4 पीसी हैं, और हमने क्या किया, अपने हब डिवाइस से इन चारों पीसी को एक एक करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे हम पीसी का नाम भी दे देते हैं, एक एक पीसी का यहाँ पे हम लोग नाम रेडी करते हैं। ये हमारा है PC1, ये हमारा PC2, ये हमारा PC3, और ये हमारा PC4। 4 पीसी है हमारे। अब इसमें क्या है, ये हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर, यानी जो ये पीसी कनेक्ट है केवल फिजिकली कनेक्शन को चेक करेगा। और इसमें क्या है, ये आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करेगा, यानी ब्रॉडकास्ट करता है, ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करता है। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन यानी जो आपका हब डिवाइस है ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करता है। लाइक कि अगर पीसी नंबर 1 के पास कोई डेटा है, यानी इसके पास एक कोई डेटा है, एक कोई मैसेज है, जो कि चाहता है वो कि मैं यहाँ से पीसी नंबर 3 के पास भेजूं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये सेंड करेगा ना, तो ये क्या होगा, ये डेटा आपके पीसी नंबर 2 के पास भी आएगा, पीसी नंबर 3 के पास भी आएगा, पीसी नंबर 4 के पास भी आएगा, यानी सबके पास डेटा को भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। इससे क्या हुआ, सपोज अगर पीसी नंबर 1 के पास कोई सीक्रेट डेटा है, वो चाहता है कि वो 3 के पास ही भेजूं, उसे सेंड तो किया लेकिन सबके पास चला गया वो, तो डेटा हमारा सिक्योर नहीं रहा ना। यहाँ पे ये वन टू ऑल कम्युनिकेशन कर रहा है, वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं हमारा जो हब डिवाइस है वो नॉट सिक्योर डिवाइस है, इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंट ऑप्शन नहीं है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर इंटेलिजेंट डिवाइस की कैटेगरी में कोई आता है तो वो है हमारा स्विच डिवाइस। ये क्या करता है, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करता है, इसके पास कोई भी अपना आईपी इसके पास भी नहीं होता है, जैसे हमारा स्विच है उसके पास भी अपना कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है। एंड ये साथ ही साथ क्या करते हैं, बैंडविड्थ को भी डिवाइड करता है। बैंडविड्थ मतलब कि सपोज आपने 200 Mbps का प्लान लिया है, आपने 200 Mbps का प्लान लिया है, तो वो क्या करेगा
सभी को 50-50 एमबीपीएस डिवाइड करेगा, 50 एमबीपीएस, इसको भी 50 एमबीपीएस कर देगा, इसको भी 50 एमबीपीएस कर देगा ये, और इसको भी 50 एमबीपीएस करके प्रोवाइड कर देगा। यानी क्या करेगा, बैंडविड्थ को भी डिवाइड कर देगा, 50-50 में करके डिवाइड कर देगा ये, सभी को एकदम इक्वल बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। स्विच हमारा बैंडविड्थ को डिवाइड नहीं करता है। अगर 200 एमबीपीएस का प्लान लिया है ना हम स्विच के अंदर, तो स्विच के अंदर जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे सबको सेम बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा। ये नहीं कि उसको डिवाइड करके प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हब आपका ये डिवाइड करके प्रोवाइड करता है। ये इसके डिसएडवांटेज है बहुत सारे। फर्स्ट, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को सपोर्ट करेगा। दूसरा, इसके अंदर कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है, कोई सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं है, इसका कोई मैनेजेबल इसको आप नहीं कर सकते सही तरीके से। और बैंडविड्थ को भी डिवाइड कर रहा है ये यहाँ तक कि लूप को भी क्रिएट करता है। लूप मीन्स कि सपोज आपके पास मैं यहाँ पे जस्ट क्लियर करता हूँ लूप कैसे क्रिएट होते हैं इसके अंदर। सपोज आपके पास यहाँ पे 3 हब डिवाइस है, ये आपका हब डिवाइस है, एक और यहाँ पे हब डिवाइस है, और एक और हमने यहाँ पे हब डिवाइस लिया, तीनों हमारे हब डिवाइस है। ये भी हमारा हब है, ये भी हमारा हब डिवाइस है, और ये भी हमारा हब डिवाइस है। अगर इन तीनों डिवाइस को आप आपस में कनेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, इसके अंदर एक लूप तैयार हो जाएगा, राइट। यानी यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा, हमारे इस हब के पास जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा तो दूसरे के पास भेजेगा, फिर जैसे ये ब्रॉडकास्ट करेगा तीसरे के पास भेजेगा। तो ये क्या होगा, एक लूप तैयार हो जाती है इसके अंदर, एक पूरा लूप बन जाता है, ठीक है। बट जो हमारा स्विच डिवाइस है ना, उसके अंदर लूप तैयार नहीं होते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो जैसे देखेगा यहाँ पे लूप तैयार हो रहा है ना, तो एक कोड को डाउन कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसको पैकेट ऐसे हम अगेन चलते हैं, और इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ सभी चीजें आपको। इसीलिए तो मैं प्रैक्टिकल इसलिए बोला, सिस्को पैकेट ऐसे आप प्लीज डाउनलोड कर लें, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ पे 3 डिवाइस है ना हमारे स्विच डिवाइस, इनको देखिए हम आपस में कनेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे जैसे देखेंगे पोर्ट अगर कनेक्ट हो जाएगा तो पोर्ट हमारे ग्रीन होंगे, लेकिन एक पोर्ट हमारा ग्रीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लूप क्रिएट नहीं करेगा। हब भी डिवाइस है हमारा, ये हमारा रिपीटर है, ये आपका हब डिवाइस है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे स्विच के ऊपर, तो यहाँ पे इस स्विच के ऊपर भी हमारे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यू कैन सी, अब आपको दिखेगा। इस स्विच के ऊपर ध्यान देंगे तो दोनों पोर्ट यहाँ पे ग्रीन हो गए, यानी कनेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं, दोनों पोर्ट हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे दोनों पोर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे ये हमारा क्या है, स्विच नंबर 1 है, ये आपके 2 है, ये 3 है, ये आपके स्विच है। यहाँ पे देखेंगे स्विच यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 एंड 3। तो यहाँ से अगर डेटा यहाँ पे सेंड होता है तो 2 के पास आ जाएगा, 2 से 3 के पास चला जाएगा। लेकिन 3 जैसे इसको सेंड करेगा रिटर्न, तो यहाँ पे पोर्ट डाउन है, येलो शो कर रहा है। ये नहीं क्या करेगा, एक कनेक्शन को नहीं बनाएगा, ये लूप को क्रिएट होने नहीं देगा। बट हब ऐसा नहीं करता है, हब के अंदर लूप क्रिएट हो जाते हैं। अब क्या करेगा, आपका लूप क्रिएट कर लेगा, ठीक है। जस्ट वेट, इसमें हमें वो साइन करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा लूप क्रिएट करता है, पूरा लूप एक बना लेता है हमारा। कोड हमें और ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं दिखाऊंगी प्रैक्टिकली सभी चीजें। ये सभी सिनेरियो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये बस मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, इसमें हमें देखना पड़ेगा, राउटर हमें इसको देखना पड़ेगा एक बार, कैसे इसको हम ऐड करते हैं, कैसे लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं आगे आपको क्लियर करा दूंगा सभी चीजें।
देन यानी हब क्या करता है, पूरा लूप बनाता है, लेकिन हमारा स्विच क्या करता है, लूप को क्रिएट नहीं होने देता है। एंड इसके अलावा इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ। आगे देखेंगे हम लोग स्विचिंग प्रोटोकॉल के अंदर देखेंगे, जब हम लोग स्विचिंग प्रोटोकॉल करेंगे तो वहाँ पे सभी चीजें क्लियर कर ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हब क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट डिवाइस कौन सा है हमारा, नेक्स्ट डिवाइस है हमारा एपी, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट क्या है, इससे आपको क्वेश्चन 100% आपके इंटरव्यू में किए जाते हैं, तो प्लीज इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझिए। एक्सेस पॉइंट क्या है, तो मैं आप इसके बारे में पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। और डिवाइस दैट अलाउ, और डिवाइस अलाउ वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू वायर नेटवर्क। वायरलेस डिवाइस to a wired network using Wi-Fi Wi-Fi एक्सेस पॉइंट। टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा भी कर दूं यार, सही है टेक्स्ट आप लोग को, एक्सेस पॉइंट राइट आर commonly used to pointer are used to wireless local area network। राइट, तो आपका एक्सेस पॉइंट क्या है, अगर आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस है, राइट, कि हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्विच डिवाइस लेते हैं, ये हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, और इस डिवाइस से हमने क्या किया है, छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, इस स्विच डिवाइस से ये क्या कॉपी होगा क्या, लैपटॉप ये नहीं होगा यहाँ से, इस स्विच डिवाइस से हमने क्या किया, बहुत सारे कंप्यूटर को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे पीसी लेते हैं, 4 पीसी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे कुछ लैपटॉप भी हैं, स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप है, ठीक है, हमारे कुछ लैपटॉप हो गए, कुछ स्मार्टफोन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे पास कई सारे स्मार्टफोन हैं,
मैं थोड़ा पीसी के साइज को डिक्रीज कर लेता हूँ। ये हमारे पीसी है और यहाँ पे हमारे पास कुछ वायरलेस डिवाइस भी है, यानी स्मार्टफोन है और लैपटॉप है और भी आपके जो वायरलेस डिवाइस हो सकते हैं, लाइक टैबलेट है आपका, ठीक है, वो सभी है यहाँ पे। तो ऑलरेडी जो हमारे ये पीसी है वो वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होके वर्क कर रहे हैं। तभी क्या है, हमारे एक एक पोर्ट से कनेक्ट होके ये वर्किंग पे ऑलरेडी है। बट ये सभी हमारे फोन, इसमें तो हमारे लैन केबल नहीं लगेंगे ना स्मार्टफोन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें एक वायरलेस एरिया क्रिएट करना है तो हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट, जो कि क्या करेगा, लैन केबल से कनेक्ट होके हमें एक वायरलेस एरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपके एक्सेस पॉइंट का इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट। ये है आपके एक्सेस पॉइंट। यहाँ क्या करेंगे, हम एक्सेस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये अब यहाँ पे सभी वायरलेस कनेक्शन बना देगा। यहाँ पे क्या करेगा, उसी लैन के माध्यम से यहाँ पे एक वायरलेस नेटवर्क बना देगा। यहाँ पे सभी स्मार्टफोन अब वायरलेसली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। जितने भी आपके स्मार्टफोन रहेंगे, आपके लैपटॉप रहेंगे, आपके टैबलेट रहेंगे, सभी क्या हो जाएंगे, वायरलेसली इससे जुड़ जाएंगे। तो क्या करता है, एक कंपनी के अंदर आपके अगर वायरलेस नेटवर्क बनाना है, ये भी आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है। तो अगर आपको वहाँ पे वायरलेस कुछ डिवाइस को जोड़ना है, वहाँ पे फिजिकली कनेक्शन है, तो आप वहाँ पे एक्सेस पॉइंट डिवाइस को लगा के वायरलेस को वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आप एक वायरलेस नेटवर्क को बना सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन किए जाते हैं कि हमारे एक्सेस पॉइंट क्या है, कैसे मैनेज करते हैं इसको, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो तो हम आगे देखेंगे, लैब से भी देखने वाले हैं कि एक्सेस पॉइंट कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है, एलएपी डिवाइस जो हमारे होते हैं वो कैसे हम लोग बनाते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, वो सब भी चीज़ें देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली देखेंगे। बस एक कंसेप्ट आप यहाँ पे क्लियर करिए कि एलएपी डिवाइस हम सॉरी एपी डिवाइस हम क्यों यूज करते हैं, एक्सेस पॉइंट क्यों यूज करते हैं। देन इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट डिवाइस हमारा चैट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट डिवाइस क्या है। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए, नेक्स्ट डिवाइस क्या है हमारा। हमारा मॉडेम, राइट, मॉडेम। अच्छा, अगर आपको कुछ मॉडेम के बारे में आइडिया तो प्लीज चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मॉडेम क्या है, क्यों यूज करते हैं और ये कैसे काम करते हैं। कुछ भी, कुछ भी आइडिया हो प्लीज चैट बॉक्स में फास्टली आप लोग मेंशन कर दीजिए, जल्दी से, जल्दी से मेंशन करिए आप लोग, मॉडेम डिवाइस क्या है क्विकली। एनी आइडिया, कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी इसके बारे में जानते हो, क्विकली आप लोग मेंशन करिए प्लीज। जल्दी से मेंशन करिए आप लोग। नो आइडिया। मॉडेम बेसिकली हमारे मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर।
अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप इंटरनेट को एक्सेस कभी नहीं कर सकते, आप यूज ही नहीं कर पाएंगे इंटरनेट को, आप चला ही नहीं पाएंगे इंटरनेट को। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्या होता है हमारे मॉडेम के अंदर? बेसिकली जो हमारे मॉडेम डिवाइस हैं वो एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मीडिएटर का। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंप्यूटर है, यहाँ से कंप्यूटर को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये है आपका इंटरनेट का एरिया। ये इंटरनेट है और ये है आपका कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर समझता है डिजिटल लैंग्वेज। डिजिटल लैंग्वेज मीन्स की बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज समझता है? डिजिटल, यानी डिजिटल सिग्नल, इसको सिग्नल बोलते हैं ना, डिजिटल सिग्नल यानी बाइनरी। बाइनरी जो कि होता है 0 से 1। ये जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है। बट जो आपका इंटरनेट है वो आपका इंटरनेट एनालॉग सिग्नल को रीड करता है। यानी जो इंटरनेट है वो इंटरनेट आपके एनालॉग सिग्नल को पढ़ पाता है, एनालॉग सिग्नल को समझ पाता है, इसके अलावा कोई और सिग्नल को नहीं जानता है। सेम लाइक आपके कंप्यूटर भी आपकी केवल डिजिटल लैंग्वेज जानते हैं, डिजिटल सिग्नल जानते हैं, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते आपके कंप्यूटर। तो बीच में ये आपका मॉडेम है जो मीडिएटर का काम करता है। अगर कोई सूचना या कोई चीज हम यहाँ से सर्च करते हैं अपने पीसी में, जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक सर्च किया, तो फेसबुक जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो जो इससे हमारे सिग्नल जा रहे हैं यहाँ से, वो सिग्नल किस में जा रहे हैं हमारे? वो जा रहे हैं हमारे डिजिटल सिग्नल। किससे जा रहे हैं? हमारे डिजिटल सिग्नल है ये हमारा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिटल सिग्नल। ये डिजिटल सिग्नल जा रहा है हमारा इंटरनेट पे। लेकिन एक चीज बताओ, आप इंटरनेट केवल एनालॉग सिग्नल समझता है, तो ये समझेगा कैसे डिजिटल सिग्नल को? तो बीच में हमारी ये मीडिएटर है मॉडेम, ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल से क्या करेगा? एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? ये एनालॉग में यहाँ से कन्वर्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। यानी जब पीसी से कोई रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट पे तो वो डिजिटल फॉर्म में जाती है। बट ये जो हमारे मॉडेम है ना, यहाँ पे मैं नाम भी देता हूँ मॉडेम। मॉडेम डिवाइस चेक करेगा ये किधर से आ रहा है, ओके पीसी से आ रहा है, डिजिटल सिग्नल आ रहा है, कहाँ जाना चाहता है? इंटरनेट पे। बट इंटरनेट एनालॉग सिग्नल को समझता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे डिजिटल सिग्नल इंटरनेट पे जा सके। राइट, अगर दो कोई पर्सन है आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक को हिंदी आती है एक को इंग्लिश आती है, इंग्लिश वाले पर्सन को हिंदी बिल्कुल नहीं आता है, सेम लाइक हिंदी वाले पर्सन को इंग्लिश नहीं आता है, तो क्या वो कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो कि दोनों लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके क्लियर कर सके। तो सेम लाइक मॉडेम वही काम करता है। जब हमारे कंप्यूटर से डेटा जाते हैं इंटरनेट पे तो वो डिजिटल जाते हैं, तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके इंटरनेट को देता है। एंड जब इंटरनेट से हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो वो किस फॉर्मेट में मिलेगा? एनालॉग सिग्नल में मिलेगा। और जैसे मॉडेम के पास आएगा वो चेक करेगा तो एनालॉग सिग्नल है, कहाँ जाना है? पीसी के पास। डिजिटल सिग्नल समझता है, उसको चेंज कर देगा। राइट, तो अगर आपके डेटा
जस्ट मैं यहाँ से करता हूँ। अगर आपका डेटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। और जब आपका डेटा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर यानी जब आपका डेटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो उसे मॉड्यूलेटर बोलेंगे, और जब डेटा आपका एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेटर। तो ये आपका जो मॉडेम है ये आपके सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है, बदलने का काम करता है। अब आप बोलेंगे मॉडेम तो हमारे पीसी में है ही नहीं। है, अभी भी है। पहले हम फिजिकल डिवाइस यूज करते थे, बट अभी जो मॉडेम है वो आपके जो एनआईसी कार्ड है उसके अंदर इनबिल्ड आते हैं। यानी जो जिसपे आप लैंड केबल कनेक्ट करते हैं ना उसी के अंदर आपके मॉडेम आते हैं। आप यहीं से एनआईसी कार्ड के यानी आपके सिस्टम से ही डेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। एनआईसी कार्ड के अंदर आपके मॉडेम आते हैं। ठीक है। इसके अलावा मॉडेम के कई सारे टाइप हैं। जो आपके डायल अप मॉडेम है, केबल मॉडेम है, ये काफी ओल्ड टाइप के मॉडेम है, अभी उसका यूज नहीं होता है। अभी जो यूज होता है मॉडेम उसमें आपके दो टाइप के मॉडेम आते हैं। कौन कौन से मॉडेम आते हैं आपके, यहाँ पे लिखता हूँ। जो अभी लेटेस्ट में जो मॉडेम चल रहे हैं वो आते हैं आपका डीएसएल मॉडेम, एंड दूसरा आता है आपका एडीएसएल मॉडेम। इसमें अंतर क्या होता है डीएसएल में और एडीएसएल में। तो अगर आप डीएसएल मॉडेम की बात करेंगे कि डीएसएल मॉडेम में क्या होता है, जस्ट मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जो आपके डीएसएल मॉडेम होते हैं इसमें केवल आपके डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा मिलते हैं। डाउनलोडिंग फास्ट। फास्ट राइट। यानी इसके अंदर जो डेटा डाउनलोड होगा वो काफी फास्टली होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों फास्ट हो तो आपको वहाँ पे एडीएसएल मॉडेम का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग दोनों फास्ट होते हैं। दोनों आपके फास्ट होंगे। यानी जब आप एडीएसएल मॉडेम यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग स्पीड भी देखने को ज्यादा मिलेगा और अपलोडिंग स्पीड भी देखने को मिलेगा। बट अगर आप डीएसएल केबल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर केवल आपको डाउनलोडिंग फास्ट मिलेगा, अपलोडिंग आपको वहाँ पे फास्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ चीजें अपलोड करनी है फास्टली तो आपको वहाँ पे एडीएसएल मॉडेम का यूज करना पड़ेगा, ना कि डीएसएल मॉडेम। और केवल डाउनलोडिंग चाहिए तो आप डीएसएल मॉडेम यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर कंपनी प्रेफर करती है एडीएसएल को, ताकि वो चीजों को जल्दी से डाउनलोड भी कर सके और अपलोड भी कर सके। तो उसको बोलते हैं इसको एडीएसएल मॉडेम। क्लियर है अभी। एंड इसके अलावा और भी जो डिवाइस है आपके उस पर नाम लिखे होते हैं, डीएसएल मॉडेम और एडीएसएल मॉडेम सभी नेम क्लियर रहते हैं वहां पे उसके आपके। ठीक है। ओके, मैं चेक करना दिखा दूंगा आपको। आपको मैं चेक करना दिखा दूंगा। आप देखना ना पीसी के अंदर जो आपके पोर्ट होते हैं ना, पोर्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। आप देखना ऐसे पोर्ट रहेंगे जो आपके RJ45 जो आपके पोर्ट होते हैं कुछ ऐसे होते हैं ना। आपके पोर्ट होते हैं
इसके दोनों साइड में आपको एलईडी मिलते हैं, दो दो एलईडी लाइट मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक रेड कलर एक ग्रीन कलर। ठीक है, तो अगर रेड कलर जल रहा है यानी उसके अंदर क्या है, डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा है। अगर दोनों जल रहे हैं रेड और ग्रीन, यानी क्या है, आपके डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों चीजें वर्क कर रही हैं, दोनों आपके इक्वल हैं। और समटाइम्स क्या होते हैं, आपके ग्रीन ब्लिंक करते हैं, तो इसका मतलब डाउनलोडिंग स्पीड ज्यादा है, अपलोडिंग स्पीड थोड़ा सा कम है, तो ये ब्लिंक करता है। ये आपकी पहचान होती है एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जब हम आगे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन को, तो आपके और भी चीजें मैं गाइड करूंगा कि इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट है या अपलोडिंग स्पीड फास्ट है। यस, मॉडेम आपके अभी सिस्टम जो आपके एनआईसी कार्ड होते हैं ना, नेटवर्क इंटर कार्ड, जस्ट इसके आगे हम लोग नेटवर्क इंटर कार्ड पढ़ने वाले हैं। लैपटॉप में भी एलईडी होते हैं आपके, आगे मैं बताऊंगा आपको कमांड से चेक करने के लिए डाउनलोडिंग स्पीड कितना है और अपलोडिंग स्पीड कितना है। ठीक है, डोंट वरी, अभी बस इतना क्लियर कर लीजिए, आगे तो और कॉन्फ़िगरेशन देखना है, अभी तो स्टार्ट हो रहा है हमारा नेटवर्किंग, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, डोंट वरी, अभी तो समझिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये अभी एन प्लस पढ़ रहे हैं, अभी सीजन में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी एन प्लस कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ना कि सीजन ने। तो सभी चीजें वन बाय वन करके आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो हमारे होते हैं उसको बोलते हैं एनआईसी कार्ड। ये आपके एनआईसी कार्ड होते हैं, तो मैं दो टाइप के यहाँ पे एनआईसी कार्ड दिखा देता हूँ। आपके ये तो आपको ओल्ड टाइप का एनआईसी कार्ड अभी नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा लेटेस्ट में आपको ये वाला मिलेगा। आपको लेटेस्ट में यही एनआईसी कार्ड मिलेगा जो ये नीचे वाला है। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपके काफी ओल्ड टाइप के हो गए हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे। इसके में आपके कोक्सियल केबल लगते हैं और RJ45 दोनों दिया है, बट अभी के लिए जो मिलेगा ये मिलेगा आपको, ये आपको एनआईसी कार्ड मिलेंगे। इसी में आपके चिपसेट होते हैं जो कि आपके मॉडेम इनबिल्ड होते हैं इसके अंदर। इसी एनआईसी कार्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने पीसी के अंदर इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। अगर इंटरनेट आपको यूज करना है तो आपको पीसी के अंदर एनआईसी कार्ड होने चाहिए। ये दो तरीके से आते हैं, वायरलेस भी आते हैं और वायर के थ्रू, यानी आपके वायरलेस भी आते हैं और वायर भी इसके अंदर आते हैं, यानी आप इसमें ये जो देख रहे हैं ये वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे। और जो आपके पीसी के अंदर आते हैं, लैपटॉप के अंदर आते हैं, वायरलेस भी जो आते हैं, वो आपके छोटा सा चिपसेट आएंगे, वो वायरलेस भी आपके रिसीव करते हैं इंटरनेट को। तो इसी के माध्यम से हम इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। अगर आपके पीसी में एसी कार्ड नहीं चल रहा है, यानी इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, आपने क्या किया, लैंड केबल लगाया और इंटरनेट नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ये एनआईसी कार्ड प्रॉब्लम में है। पहले तो आप ड्राइवर चेक करेंगे, ड्राइवर अगर ठीक है तो एनआईसी कार्ड प्रॉब्लम है। तो एनआईसी कार्ड को चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक एनआईसी कार्ड। हाउ टू चेक एनआईसी कार्ड, अगर एनआईसी कार्ड को चेक करना है तो आपको पिंग करने होते हैं, पिंग स्पेस, यहाँ पे देखिए सीएमडी में जाना है आपको, सीएमडी, और यहाँ पे पिंग करना है 172.0.0.1, ओ सॉरी 127 होता है, 172 हमारे लोकल होस्ट होते हैं। पिंग स्पेस 127.0.0.1, इसको पिंग करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिंग हो रहा है, जिन्हें हमें रिप्लाई मिल रहा है, आप क्या होते हैं 172.127.0.0.1, ये क्या करते हैं, आपके फिजिकल जो एनआईसी कार्ड है उनको पिंग करता है। यानी आपका अगर एनआईसी कार्ड बढ़िया है, वर्किंग में है,
तो ये पिंग करेगा, अगर वर्किंग में नहीं तो ये पिंग नहीं करेगा, यानी आपका एनआईसी कार्ड खराब हो चुका है, आप चेंज कर दो उसे। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने जैसे पिंग किया सीएमडी में जाके, पिंग स्पेस 127.0.0.1, तो ये पिंग कर रहा है, इसका मतलब कि है जो हमारा एनआईसी कार्ड है वो वर्किंग में है। समटाइम्स क्या होते हैं, जब अपने पीसी में हम केबल को कनेक्ट करते हैं तो नेट नहीं चलते हमारे, तो ड्राइवर को चेक करते हैं हम लोग, ड्राइवर को अपडेट करते हैं, फिर भी नहीं चल रहे हैं, केबल चेंज कर लेते हैं, फिर भी नहीं चल रहे हैं, तो हम पिंग कर लेंगे एक बार ना अपने डिवाइस को, हो सकता है हमारा एनआईसी कार्ड खराब हो, तो जैसे हम पिंग करेंगे अगर खराब होगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे, बोलेंगे नहीं ये हमारा खराब है, हम दूसरा एनआईसी कार्ड लगा लेंगे, हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, दूसरा परचेज करेंगे और इंस्टॉल करके उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एनआईसी कार्ड, और इसी के अंदर आपके मैक एड्रेस होते हैं, मैक एड्रेस यानी जो आपके फिजिकल एड्रेस हैं इसी के अंदर इनबिल्ड होते हैं, जो कि चेंजेबल नहीं होते हैं। अगर आपको मैक एड्रेस चेंज करने हैं तो इस फिजिकल डिवाइस को आपको चेंज करना होगा, लेकिन जो नया फिजिकल डिवाइस लाएंगे उसके ऊपर भी कोई एक फिजिकल एड्रेस होगा, वो भी चेंजेबल नहीं होगा। तो फिजिकल डिवाइस कहाँ होते हैं, हमारे एनआईसी कार्ड के अंदर होते हैं, एनआईसी कार्ड में होते हैं हमारे फिजिकल डिवाइस, यानी जो हमारे मैक एड्रेस है वो फिजिकल डिवाइस के अंदर होते हैं। आगे इसकी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फिजिकल एड्रेस क्या है, हमारे लॉजिकल एड्रेस क्या है, हमारे पोर्ट एड्रेस क्या है, सबके बारे में पढ़ेंगे। इतने याद रखेंगे, जो हमारे फिजिकल एड्रेस है यानी जो हमारा मैक एड्रेस है, आप जाना सीएमडी में टाइप करना है, यहाँ पे सीएमडी, और यहाँ पे लिखना आप गेट मैक, गेट मैक। तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस शो कर रहा है वो क्या है, ये हमारा, ये जो हमारा मैक एड्रेस है ये हमारे एनआईसी कार्ड में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे इस पीसी के अंदर मैं बहुत सारे मैक एड्रेस को ऐड करके रखा हूँ वर्चुअली मशीन के लिए, तो वो अलग अलग मैक एड्रेस यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट आपके सिस्टम में केवल एक ही मैक एड्रेस शो करेगा, अगर कोई अदर मशीन नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक पीसी में एक ही मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में दो तीन है, क्योंकि मैं बहुत सारे वर्चुअल मशीन को यूज करता हूँ और कई सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे हमारे अदर अदर मैक एड्रेस शो कर रहे हैं, बट एक पीसी के अंदर आपके एक फिजिकल एड्रेस होते हैं। इसके बाद से जो हमारे नेक्स्ट डिवाइस है वो है हमारे फायरवॉल। फायरवॉल फायरवॉल तो हर एक कंपनी के अंदर यूज किया जाता है, और हर एक इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन करेगा फायरवॉल क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इज अ फायरवॉल अ सिक्योरिटी डिवाइस, यानी फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ये क्या करता है, ये अनवांटेड पैकेज को, अनवांटेड ट्रैफिक को आपके इंटरनेट के अंदर यानी आपके सिस्टम के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर आने से रोकता है। फायरमिस क्या होता है, फायरमिस होता है आग, क्या होता है, फायरमिस पता है आग होता है, जस्ट वेट लेट मी शो यू इमेज। आपको ऐसा इमेज देखने को मिल जाएगा अगर आप फायरवॉल को कंपेयर करते हैं ऐसे। फायर मिस क्या होता है, आग, वॉल मिस दीवार, यानी आग का एक ऐसा दीवार जो कि किसी अदर ट्रैफिक को, अदर अनवांटेड पैकेज को, अनवांटेड जो आपके सिस्टम के अंदर या आपके नेटवर्क के अंदर आना चाहते हैं उसको ब्लॉक करता है, उसको रोकता है। तो फायरवॉल का यूज की बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर हमें यूआरएल को ब्लॉक करना है, यूआरएल ब्लॉक करना है, यूआरएल ब्लॉक, यूआरएल ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं।
एंड इसके अलावा क्या करते हैं, हम यूआरएल ब्लॉक कर लेते हैं, हम लोग फिल्टरिंग का यूज करते हैं, फिल्टरिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। एंड कई सारे साइट को भी ब्लॉक कर सकते हैं हम, कई सारे यहाँ पर मल्टीपल, हम किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए भी यहाँ पे हम ब्लॉकिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, यानी फायरवॉल के लिए हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और फायरवॉल जस्ट एक आपकी सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे मीन्स की, लेट मी शो यू। मैं एक इमेज के साथ आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, यहाँ पे क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पे ये सभी कार पार्किंग मीन्स की, जब कार यहाँ पे पार्क करने के लिए कोई पर्सन आता है तो क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनको एक रिसिप्ट देते हैं, एक पर्ची देते हैं कि आपकी जो कार है किस नंबर पे पार्कड है, 1 नंबर पे है, 2 नंबर, कुछ नंबर्स होते होंगे जो भी पार्किंग के लिए जो भी रूल्स होंगे, क्या होते हैं वहां पे पार्क कर देते हैं। फिर आपको आना है और आपको वो रिसिप्ट, वो पर्ची देने होते हैं कि ये हमारी बाइक है या ये हमारी कार है, इसको हम फिर से ले जाना चाहते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड आपको परमिशन देता है तो आप वहां से लेके जाते हैं। सेम लाइक जब हम फायरवॉल यूज कर रहे होते हैं तो जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से जैसे हमारे रिक्वेस्ट बाहर जाएगा, यहाँ से हमारे फायरवॉल पे गया, फायरवॉल से हमारे इंटरनेट पे चला गया। जब डेटा हमारे यहाँ से जा रहा है तो जैसे यहाँ पे पैकेज जाएगा ना, तो क्या करेगा फायरवॉल, इसके अंदर एक छोटा सा पैकेज इनबिल्ड कर देगा इस मैसेज के अंदर, और इसको इंटरनेट पे भेज देगा। और जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसके अंदर वो पैकेज ढूंढेगा, अगर वो पैकेज रहेगा तो आपके पीसी के अंदर वो आने देगा, अगर नहीं रहेगा तो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा, वहीं उसको रोक लेगा, बोलेगा नहीं ये हमारा द्वारा भेजा गया पैकेज नहीं है, ये दूसरा पैकेज है, इसको हम अपने सिस्टम के अंदर आने नहीं देंगे। इसको वहां पे वो ब्लॉक कर देगा, वहीं पे रोक लेगा, उसे अंदर नहीं आने देगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए इसको हम यूज करते हैं फायरवॉल को। ठीक है, आगे इसमें टाइप भी देखेंगे। और सिस्को के लिए एएसए फायरवॉल है, पालो अल्टो फायरवॉल है, बहुत सारे से फायरवॉल है जिसका आप यूज करते हैं। ये आपके सॉफ्टवेयर में भी आते हैं और हार्डवेयर भी आते हैं। ठीक है, आपके विंडोज के अंदर भी बाय डिफॉल्ट डिफेंडर फायरवॉल आपको मिलते हैं और फिजिकली डिवाइस भी आते हैं। जो आपके सिस्टम के अंदर जो होते हैं ना, विंडोज डिफेंडर कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। ये आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू में आते हैं। यहाँ पे देखिए मैं डिसेबल कर रखा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता हूँ, जिसकी वजह से मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि इसको क्या करते हैं, अदर पैकेज को ब्लॉक कर देता है, आने नहीं देता है, तो मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। आप लोग प्लीज इसे ऑन करके रखेंगे। ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी आता है और आपके हार्डवेयर मशीन के रूप में भी ऐसे मशीन भी आते हैं, आपके बहुत कॉस्टली होते हैं, 2 लाख 3 लाख के समथिंग में आपके ये फायरवॉल डिवाइस मिलते हैं। ठीक है, तो आगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं, डोंट वरी, बस कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि फायरवॉल काम कैसे करता है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो है हमारा नैस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये आपका एक डिवाइस होता है। और डिवाइस कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, ये आपके डिवाइस होते हैं, नैस डिवाइस एक फिजिकल डिवाइस होता है। इसके अंदर खुद का एक अपना ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें बूट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, सभी एचडीडी कनेक्ट है। यानी यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये सभी क्या है, आपके हार्ड डिस्क है, क्या सभी आपकी एचडीडी है। यहाँ पे सभी एचडीडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम तब करते थे ना, पहले इसका यूज करते थे हम लोग। क्यों करते थे मैं बताता हूँ यहाँ पे। अभी भी यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं अभी भी। यहाँ पे सभी हार्ड डिस्क हैं, ये बहुत फास्ट है। ये क्या होता है, नेटवर्क से आपके कनेक्ट होते हैं और एक नेटवर्क के अंदर जितने भी, सपोज यहाँ पे एक मैं यहाँ पे स्विच डिवाइस ले लेता हूँ। चलो एक क्लियर ही कर देता हूँ आपको अच्छे से। ये हमारे नेटवर्क एक क्रिएट हो गए और इससे क्या कर रहे हैं, हम अपने नैस डिवाइस को भी यहाँ से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो कनेक्ट कर दिया, ओके, दूसरा केबल ले लेते हैं हम लोग, ग्रीन केबल ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलो हमने कनेक्ट कर दिया इसके लैन पोर्ट से, यहाँ पे लैन पोर्ट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, जितने भी यहाँ पे यूजर हैं वो इजीली डेटा स्टोर, अगर ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं नैस के अंदर, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस होता है एक तरह से और बहुत फास्ट होता है ये, और काफी ज्यादा इसके अंदर स्टोरेज होते हैं। ठीक है, अब मैं एक और इमेज से आपको शो करता हूँ इसके अंदर कैसे हार्ड डिस्क लगे होते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से इसके अंदर हार्ड डिस्क लगे होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं नेक्स्ट डिवाइस आपके। यानी अगर कोई यूजर यहाँ पे वर्क कर रहा है, कुछ डेटा लेना है तो यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस से ले सकता है, अगर सेव करना है तो यहाँ पे वो सेव कर सकता है। और ये काफी फास्ट होते हैं। यानी एक कंपनी के अंदर अगर स्टोरेज डिवाइस रखना है खुद का, तो वो नेक्स्ट डिवाइस प्रेफर करती है, नेक्स्ट डिवाइस को रखते हैं, जो कि यहाँ पे डेटा ज्यादा स्टोर हो पाते हैं और काफी फास्ट होते हैं। लेकिन अभी के लिए सभी क्लाउड बेस्ड हो गए हैं, तो सभी क्लाउड पे डेटा रखते हैं, बट जो कंसेप्ट है डेटा स्टोर करने का वो सेम है। हाँ, इसमें थोड़ा फीचर्स अलग हो गए हैं आपके, रेड जीरो, रेड वन, रेड फाइव आपके फीचर्स हैं जो सर्वर बेस पे है। वो तो आगे हम बात करेंगे सर्वर पे, वो आपके एमसीएस के अंदर आते हैं। बट इतना हम जब एक नेटवर्किंग बेस पे अगर बात करें तो वहाँ पे हम नैश डिवाइस को रखते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं, डेटा को राइट भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी फास्ट होता है इसलिए इसका हम यूज करते हैं और ज्यादा डेटा स्टोर कर पाते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारे डिवाइस है वो है हमारे रिपीटर। क्या आपका रिपीटर, रिपीटर भी हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है। ये कहाँ लगता है, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं भाई, रिपीटर का यूज कहाँ करते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आप लोग एक बार। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग प्लीज। मैं रिपीटर डिवाइस आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये कई अलग अलग शेप में भी होते हैं और अलग अलग कलर में भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये आपका रिपीटर डिवाइस है। ये क्या करते हैं, जैसे कि आपका कोई बिल्डिंग है, आपने एक बिल्डिंग यहाँ पे आपका एक अच्छे से बिल्डिंग डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है। और आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, यानी आपने अपने घर के अंदर एक राउटर लगा रखा है। राउटर भी ले लेते हैं हम लोग।
आपने क्या किया, अपने घर के अंदर राउटर लगा रखा है, तो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन है यानी इथरनेट कनेक्शन है। तो जो इथरनेट कनेक्शन आपने लिया है अपने घर पे, ये कहीं ना कहीं दूर से हमारे टावर से होके आते हैं, राइट, ये जो हमारे टावर होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, जो हमारे केबल आ रहे हैं, जो हमारे फाइबर केबल आ रहे हैं, अगर इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होती है, इसमें हमारे इसमें जो स्पीड होती है वो कम होती है, पावर कम होती है। तो हम क्या करते हैं, जहां पे हमारे पावर लो होते हैं वहां पे हम इस रिपीटर डिवाइस को लगा देते हैं, और क्या करेगा, पावर को रीजनरेट करके हमें आगे यहाँ पे भेज देता है। फिर यहाँ से अगर कोई सिग्नल जा रही है तो इसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो रिपीटर डिवाइस आप देखेंगे, आपको रोड के साइड में जितने भी हमारे फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें एक छोटा छोटा काला काला आपको बॉक्स दिख जाएगा, वो रिपीटर का बॉक्स होता है, जो कि सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है, सिग्नल को फिर से उतने पावर में बूस्ट करने का काम करता है। रिपीटर का बस मेन यही काम होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकते हैं आपके, सर्कल में हो सकते हैं, एक स्क्वायर में हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं। तो ये आपका रिपीटर होता है। इट्स क्लियर और नॉट? राइट, ओके, क्लियर है सभी चीजें? तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं हैंड को इनेबल करता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में एस लिख दीजिए या क्लियर लिख दीजिए।